गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक का जो नाम था, टॉपिक का नाम था कैश फ्लो। टॉपिक का नाम क्या था? कैश फ्लो। बट सबसे पहले देखो उस चैप्टर का नाम क्या है। हिंदी में कहें तो यहाँ पे आपकी बुक में नाम दिया है लेन देनों का अभिलेखन और ये है 2। फर्स्ट में आपके जनरल लेजर था, तो अभिलेखन रिकॉर्डिंग फर्स्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। उसमें जनरल और अकाउंटिंग इक्वेशन लेजर ये था। आज जो अपना सेकंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है लेजरों का अभिलेखन का, जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या क्या है, ठीक है, लिख देता हूं इसके अंदर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2। अब इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़नी है बुक्स। हमें क्या पढ़नी है? बुक्स, ठीक है। अब बुक्स में क्या क्या है, बुक्स में क्या क्या है, तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया थोड़ा सा कैश बुक के रिगार्डिंग। एक तो कौन सी बुक पढ़ेंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक के बाद हम पढ़ेंगे परचेज बुक, देन सेल्स बुक, देन परचेज बुक, सॉरी, परचेज रिटर्न बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, देन जर्नल प्रॉपर। ये हमें पढ़ना है। वैसे दो बुक और भी है, दो बुक और भी है। नंबर 7 बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल। इस तरह से हम बात करें टोटल बुक जो अकाउंट्स में है वो कितनी है, टोटल बुक में बुक जो है वो कितनी है। तो टोटल बुक कितनी है? 8 बुक पढ़नी है हमें, टोटल मिलाकर 8 बुक पढ़नी है। बट ये दो बुक है वो इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, इस चैप्टर उनको अलग से चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। इज दिस क्लियर? इस चैप्टर में टोटल मिलाकर हमें कितनी बुक्स पढ़नी है? देयर आर 6 बुक। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, देन परचेज बुक हम स्टडी करेंगे, देन सेल्स बुक, देन परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हैं और कैश बुक जो कल थोड़ा स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इन बुक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट की थी कैश बुक। हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कैश बुक। हम सबसे पहले कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि कैश बुक कौन सी बुक होती है? तो एक कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कैश में है, उधार नहीं, जो कैश में है। तो जो भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं उन सबको जिस बुक में लिखेंगे उस बुक को हम क्या बोलते हैं? कैश बुक कहते हैं। बैंक भी कैश का ही पार्ट है, उसको भी नकदी कहते हैं। कैसे कोई पर्सन हमारे पास आता है
कैश नहीं देता है बट चेक देके चला जाता है, इसका मतलब पेमेंट तो उसका आ ही गया ना, पेमेंट तो उसका ही गया, दोबारा हम उससे पैसे नहीं मांग सकते। इज दिस क्लियर? तो कैश बुक क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस में होने वाले कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश बुक है, कैश बुक इज अ बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। इसमें केवल कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देन हमने पढ़ा था टाइप्स, हमने टाइप्स पढ़ा था, तो रिप्लाई करके बताइए कैश बुक कितने टाइप की होती है? कैश बुक कितने टाइप की होती है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। कैश बुक 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी होती है बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन कौन सी होती है? वेरी गुड। देखिए सबसे पहले सिंगल कॉलम, उसके बाद 2 कॉलम, उसके बाद 3 कॉलम। इस तरह से टोटल मिला के एक्चुअली जो अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 होती है, बट हमारी बुक में किस तरह से किया है, किस नई तरीके से किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंट्स में जो बुक होती है कैश के रिगार्डिंग, वो 3 होती है। तो पहले मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाऊंगा, फिर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग आएंगे। उन्हीं में से ही बनता है, अलग से कुछ नहीं होता है। तो देखिए कैश बुक 3 तरह की होती है। सिंगल कॉलम लास्ट में COLUMN भी है, आपने एन यूज नहीं किया है, एन भी आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक में जो कॉलम होगा अमाउंट का वो ओनली 1 होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक में जो अमाउंट का कॉलम होगा वो ओनली 1 होगा, और वो कौन सा होगा? कैश का होगा। वेरी गुड। कौन सा कॉलम होगा? कैश का होगा, ठीक है। 2 कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 2 होंगे, 3 कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। अब 2 कॉलम की बात करें तब कौन कौन से कॉलम बनेंगे? तो सबसे पहले कौन सा कॉलम आएगा? कैश का कॉलम आएगा। देन कौन सा कॉलम आएगा? डिस्काउंट का कॉलम आएगा। देन कौन सा कॉलम आएगा? डिस्काउंट का कॉलम आएगा। वेरी गुड। बट हम बात करें 3 कॉलम की, बट हम बात करें 3 कॉलम की, तब कौन सा कॉलम आएगा? फर्स्ट कैश का कॉलम आएगा, सेकंड डिस्काउंट का कॉलम हम यूज करेंगे, एंड देन बैंक का कॉलम हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? यहां तक कल हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। वेरी गुड। अब देखिए हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो इसको तो ऐसे दे रखा है, 2 कॉलम में क्या कर रखा है? ऐसे ना करके 2 कॉलम कौन से बनाए गए हैं? कैश का और बैंक का। कौन सा बनाया है? कैश और बैंक। डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया, बट बिजनेस में डिस्काउंट होता ही होता है, इसलिए रियल लाइफ में जब हम अकाउंटिंग करेंगे, सब्जेक्ट से बाहर निकल के रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग करेंगे तो कैश का कॉलम भी हमें कंपल्सरी मेंटेन करना होता है। इज दिस क्लियर? इसलिए हम लोग डिस्काउंट लेके चलते हैं। 3 कॉलम में क्या है? कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों बनते हैं। इज दिस क्लियर?
तो आपकी बुक में 2 कॉलम रहेगा, इसका मतलब क्या है, कैश और बैंक बन रहे हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में जब हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा, आपके भी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से इसने किया है। हम पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं, जब आप सीएस कुछ भी करोगे आगे तो यही चलेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर डिस्काउंट का एक टॉपिक जो है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। डिस्काउंट एक मेन मैटर है, हर कस्टमर यही चाहता है कि वो अपने शॉपकीपर से, दुकानदार से डिस्काउंट ले। डिस्काउंट लेगा तो फिर उसकी अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं बिजनेस में डिस्काउंट को ही बंद कर दो, नहीं, बिजनेस में डिस्काउंट बंद नहीं होता है। ओके, अब हमने इतना पढ़ने के बाद इसके फॉर्मेट को डिस्कस किया था, तो आज फिर से हम उसी फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और फिर उस फॉर्मेट में हम काम भी करेंगे। बट आज ओनली हम सिंगल कॉलम कैश बुक का कॉलम बनाएंगे और उसी में एक प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं यहाँ कॉलम बना रहा हूँ, सिंगल कॉलम कैश बुक। मैंने हेडिंग में लिखा है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या लिखा है मैंने हेडिंग में? सिंगल कॉलम कैश बुक लिखा है। अब देखिए, मैं इसको पहले इक्वल डिवाइड कर लेता हूं। इक्वल डिवाइड क्यों किया? यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि इसको हम 50% पार्ट डेबिट साइड में रखते हैं, 50% पार्ट है वो क्रेडिट साइड का होता है। अब देखिए कि 50% पार्ट डेबिट साइड का होगा और 50% पार्ट जो क्रेडिट साइड का होगा, उसके कॉलम कौन से होंगे? तो एज यूजुअल सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो आएगा डेट का। कौन सा कॉलम बनेगा? सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा। डेट के बाद इसमें कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। डेट के बाद इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर का कॉलम बनने के बाद हम बनाएंगे LF लेजर फोलियो, और यहाँ पे लास्ट में आएगा अमाउंट का कॉलम। बट अमाउंट के कॉलम में हम नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे कैश। कैश क्यों लिखा? क्योंकि हम सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं और सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का केवल एक ही कॉलम बनता है और वो होता है कैश का। अब जो कॉलम हमने डीआर साइड में मेंटेन किए हैं वही हम सीआर साइड में करेंगे। आई मीन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग डेट यूज करेंगे। डेट के बाद हम यूज करेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का हम यूज करने के बाद हम यूज करेंगे इसके अंदर LF, और लास्ट में हम यूज करेंगे फिर से अभी अमाउंट। कितने जाएगी टोटल? 2:05 जाएगी। ठीक है, इस तरह से अभी मैंने आपके सामने फिर से फॉर्मेट बनाया है, कल भी बनाया था और आज मैंने फिर से बना दिया। ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, हिंदी मीडियम वालों की जो बुक है वो कंप्लीट हिंदी में है, सब कुछ हिंदी में किया हुआ है, पर ऐसा वैलिड नहीं है, हिंदी में नहीं कर सकते, हमें इंग्लिश में ही करना है। हमें इंग्लिश में करना है। जैसे कल आप बीकॉम करोगे, सीएसएस करोगे, कुछ भी करोगे तो वो काम सारा इंग्लिश में होना है, हिंदी में अकाउंटिंग होती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें सीखना किसमें? इंग्लिश में सीखना है। हिंदी में तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो है इंग्लिश। अब हम इसमें अपना एग्जाम्पल करते हैं किस तरह से हम कैश बुक बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कैश बुक में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? कैश बुक में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? जल्दी से बताइए, किस तरह के लेन देन कैश बुक में लिखे जाते हैं? किस तरह के लेन देन कैश बुक में लिखे जाते हैं?
कैश वाले, वेरी गुड। अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, आपकी बुक का ही है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, आप इस चैप्टर को निकाल लीजिए, लेन को अगले दिन उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप निकाल लीजिए, जिसमें नवंबर के ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश बैलेंस हिंदी में हस्तगत रोकड़ कहेंगे, जो कि 30,000 रुपए है। हस्तगत रोकड़ लिखा हुआ 30,000, कैश बैलेंस लिखा हुआ 30,000। क्या आपको ये क्वेश्चन मिल गया? क्या आपको ये क्वेश्चन मिल गया है? बताइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हस्तगत रोकड़। क्या लिखा हुआ है? हस्तगत रोकड़। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि हस्तगत रोकड़ है क्या। तो हस्तगत रोकड़ को बोलते हैं हम लोग कैश बैलेंस। जैसे इसमें नवंबर का बनाना है, कब का बनाना है? नवंबर का। नवंबर से पहले कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ था? अक्टूबर। नवंबर से पहले कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ था? अक्टूबर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और अक्टूबर के एंड में हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है? कौन से मंथ के एंड में? लास्ट मंथ के एंड में। अभी यहाँ नवंबर का हमें काम करना है, तो नवंबर से पहले अक्टूबर था। अक्टूबर के एंड में कितना कैश बैलेंस हमारे पास था, उस बैलेंस को हमें कौन से मंथ में लेके जाना है? उसको लेके जाना है हमें नवंबर के मंथ में। तो जो बैलेंस होता है कैश का, उसी को बोलते हैं हस्तगत रोकड़। क्या बोलते हैं? हस्तगत रोकड़। कैश बैलेंस या कैश इन हैंड, इंग्लिश में दो कहते हैं। कैश बैलेंस कह सकते हैं, कैश इन हैंड भी कह सकते हैं। कैश इन हैंड कितना था एंड ऑफ लास्ट मंथ, और उसी को हम इस मंथ के स्टार्टिंग में लेके आते हैं। तो स्टार्टिंग में लेके आएंगे तो क्या होगा? वो कैश बैलेंस, ठीक है। अब हमारे पास पहले से कितना पैसा था, उसी को बोलते हैं हस्तगत। बात में आ गई? हमारे पास पहले से कितना पैसा था, पहले से कितना पड़ा हुआ था, वही क्या है? हस्तगत रोकड़ है। कितना रोकड़, इतना कैश पहले से हमारे पास था। तो जब ये बनाएंगे तो पहले वो रिकॉर्ड होंगे, हाँ कि पहले से तो इतना है, इस साल इतना 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 हुआ। अब लास्ट में कितना बचेगा तो बाद में आएगा। पहले से कितना था वो यहाँ पर आएगा। तो हस्तगत रोकड़, तो इसको हमेशा हम क्या लिखते हैं? इसको हमेशा लिखते हैं बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं? यहाँ समझा अगर आपको, हमेशा से क्या लिखना है? बैलेंस बीडी लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस बीडी। अब आप कहोगे सर ये बीडी क्या है? आप कहोगे कि सर ये बीडी क्या है? बीडी का पूरा मतलब होता है ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब लाया गया, कहां से? पिछले वाले मंथ से लाया गया। ब्रॉट डाउन यानी पिछले वाले मंथ से लाया गया। तो पिछले वाले मंथ से कितना लाया वो हमें लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ब्रॉट डाउन, जैसे बिहार में कुछ भी लिखेंगे टू से लिखेंगे। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसको कंप्लीटली आप ध्यान से सुनना, अच्छे सुनना, कंसंट्रेशन बनाते हुए। बिहार साइड में कुछ लिखते हैं तो हम लोग टू से लिखते हैं, सीआर साइड में कुछ लिखते हैं बाई से लिखते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस बीडी जो लिख रहे हैं वो हम कहाँ लिखें? क्या हम उसको बीआर साइड में लिखें या हम उसको सीआर साइड में लिखें? सबसे पहला मेथड आपके सामने आ रहा है। हम बैलेंस बीडी लिखें तो टू बैलेंस बीडी लिखूं या बाय बैलेंस बीडी लिखूं? फिर से कैश बैलेंस रोकड़, हस्तगत रोकड़, इसको बैलेंस बीडी कहते हैं। यानी इतना पहले से ही हमारे पास बचा हुआ था। अब क्या क्या खर्चा हुआ, लास्ट में कितना बचेगा, वो अगले मंथ के लिए बैलेंस बीडी आई मीन हस्तगत रोकड़ बचेगा, ठीक है। तो बैलेंस बीडी किधर आएगा? कंसेप्ट ध्यान देना, तो ध्यान दो, सुनो। एसेट्स है, क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। और एक हमारे पास लायबिलिटीज,
क्या होता है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। अब हम जो अकाउंट बना रहे हैं या बुक बना रहे हैं वो एसेट्स की है। किसकी है? एसेट्स की है। तो बैलेंस क्या होगा? डीआर साइड में आएगा। बैलेंस कौन सा है? डीआर बैलेंस है। तो कहां लिखा जाएगा? डीआर बैलेंस। अब आप मुझे बताइए, कैश जो है हम बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश की बात हो रही है। कैश एसेट्स है या लायबिलिटीज है? कैश एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है क्या? एसेट्स है। इसलिए एसेट्स का रूल क्या कहते हैं? एसेट्स का बैलेंस कहां आना चाहिए? डीआर। डीआर साइड में आएगा। तो हम इसको लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। हम इसको लिखेंगे किस दिन लिखेंगे? तो डेट, पहले ईयर की बात करते हैं। ईयर है 2005। कौन सा है? 2005। और बैलेंस बीडी जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में होगा, हमेशा स्टार्टिंग में, 1 नवंबर। कि 1 नवंबर के दिन कितना पैसा आपके पास पहले से रखा हुआ है, कितना पैसा पहले से आपके पास पड़ा है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, अपने पास पहले से कितना अमाउंट है? हमारे पास पहले से 30,000 रुपीज है। जितने भी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ये बैलेंस बीडी इन एवरी चैप्टर यूज होगा, इसलिए और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम कैश बुक में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लेजर में करते थे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग लेजर में यूज करते थे। इसका मतलब जिस किसी भी एंट्री में कैश आता है, जिस किसी भी एंट्री में कैश आता है वही इंग्लिश में आएगी। और बिल्कुल रूल भी वही है। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश रिसीव किया है हमने। कैश रिसीव किया है हमने गुरमीत से। कैश रिसीव किया है गुरमीत से। गुरमीत से पैसा प्राप्त किया है हमने। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि गुरमीत से पैसा प्राप्त किया है, एंट्री क्या होगी? गुरमीत से पैसा प्राप्त किया है, इसकी एंट्री क्या होगी? गुरमीत से पैसा प्राप्त किया है, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डीआर बिल्कुल सही है। कैश डीआर और टू में गुरमीत आ जाएगा क्योंकि गुरमीत देने वाला है। वेरी गुड। तो मुझे बताइए ये ट्रांजेक्शन इधर लिखना है या ये वाला ट्रांजेक्शन इधर लिखना है? टू में लिखना है या बाई में लिखना है? आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही एंट्री आपकी। बट ये बताइए कि इधर लिखूंगा या इधर? वही रूल है जो हमने अकाउंट में पढ़े थे, आई मीन लेजर में पढ़े थे। किस तरफ लिखना है? बिल्कुल सही है, डीआर साइड में आएगा। किस नाम से? गुरमीत के नाम से। और ये ट्रांजेक्शन किस दिन था वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये ट्रांजेक्शन था 4 नवंबर को। 4 नवंबर को, ठीक है। किससे हमने अमाउंट प्राप्त किया है? गुरमीत। कितना अमाउंट गुरमीत से रिसीव किया है उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुरमीत से हमने अमाउंट रिसीव किया है 12,000, 12,000 रुपए। कितना? 12,000 रुपए। वेरी गुड। अब अगले ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। हमने 8 नवंबर को, 8 नवंबर को इंश्योरेंस प्रीमियम चुका दिया, इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया। बताइए इस बार एंट्री नहीं पूछना, सीधा बताइए किस तरफ आएगा? इधर आएगा या उधर आएगा? इधर आएगा या उधर आएगा? किधर आएगा बताइए? सीआर में आएगा। अब एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं जिससे काफी जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
वो ट्रिक क्या है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फास्ट काम होगा। तो ट्रिक क्या है समझिए, कैश आ रहा है ना, इधर आएगा, जा रहा है तो इधर आएगा, इतने से बात। कैश आ रहा है, इधर लिख देना। आप एंट्री के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू वैसे भी करके करोगे तो इधर ही आना है। कैश जा रहा है, आप कुछ भी करो आना चाहिए, कोई कंसेप्ट बना लो कि आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, अब आप बताइए कि जब इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाएंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सीधी सी बात है, प्रीमियम चुकाएंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आएगा या जाएगा? जाएगा। मैंने क्या बोला था, आएगा तो इधर, तो पैसा जाएगा तो इधर। इतना सा कंसेप्ट है तीनों कैश बुक का, सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम हो, इतना ध्यान रखना है। पैसा आ रहा है इधर लिख दो, जा रहा है इधर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पैसा किस दिन जा रहा है? 8 नवंबर को जा रहा है। किस लिए जा रहे हैं? इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं। किसके जा रहे हैं? इंश्योरेंस से प्रीमियम के लिए। और कितना अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हम लोग दे रहे हैं? तो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अमाउंट दे रहे हैं 6,000 रुपीज। कितना अमाउंट दे रहे हैं? 6,000 रुपीज दे रहे हैं। अब हम सीधा यही चेक करेंगे फास्टली, आएगा इधर लिख देना है, जाएगा तो उधर, इतना सही काम करना है, फास्ट फास्ट अपना काम हो जाएगा। अगले ट्रांजेक्शन में बताइए, फर्नीचर क्रय किया, खरीदा है, फर्नीचर परचेज किया है। अब फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसा आ तो नहीं सकता, जब कोई चीज आप परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। मैंने क्या कहा था, जाएगा, इधर लिखो। आप एंट्री के अकॉर्डिंग बनाओगे तब भी वही होना है, एंट्री के अकॉर्डिंग बनाओगे तब भी वही होना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम डेट की बात कर लेते हैं, कि डेट क्या है। तो इसमें जो डेट है वो है 13 नवंबर बाय फर्नीचर। और हमने फर्नीचर कितने का खरीदा है? तो हमने फर्नीचर खरीदा है 13,800 का, 13,800 रुपए का। इतने का हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो सीधा कंसेप्ट हो गया। बताइए फर्नीचर को इधर क्यों लिखा? जल्दी से बता दीजिए कि इधर क्यों लिखा, बताइए जल्दी से, इधर फर्नीचर को क्यों लिखा? वेरी गुड, क्योंकि कैश गया। सीधा काम है, आया तो इधर, गया तो इधर, काम ही आपका कंप्लीट हो गया। अगला ट्रांजैक्शन बताइए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। हमने गुड्स सेल किया है कैश में, हमने गुड्स सेल किया कैश में, तो पैसा आया गया। तो सभी जानते हैं कि माल बेचने से पैसा आता है, इसलिए किधर आएगा? इस तरफ आएगा, टू सेल्स। और कितने का गुड्स हमने सेल किया है वो भी देख लेते हैं। तो जो गुड्स हमने सेल किया है 28,000 में किया है, यानी हमारे पास कितना अमाउंट आएगा? 28,000 आएगा। कितना आएगा? 28,000 आएगा। क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? वेरी गुड। तो कैश आएगा तो किधर लिखना है, कैश जाएगा तो किधर लिखना है, एक बार बता दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी समझ में आ गया है। आगे बात करें कि मुदित से माल नकद खरीदा, नकद बोला हुआ है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुदित इन कैश। और जब कैश ट्रांजैक्शन है, नकद में ही खरीद लिया है, नकद में ही खरीद लिया है, तो व्यक्ति के नाम से कोई मतलब नहीं है। मतलब माल खरीदा है और माल खरीदने के नकद में, तो पैसा हमारे पास से जाएगा, जाएगा तो इधर आ जाएगा। किस नाम से? पैसा क्यों गया? क्योंकि हमने क्या किया? हमने किया परचेज। हमने क्या किया? परचेज, ठीक है। और किस दिन किया तो वो भी देख लेते हैं। 17
नवंबर को किया। कब किया? 17 नवंबर को। वेरी गुड। अब उसके बाद आगे चेक करते हैं स्टेशनरी का क्रय। जल्दी बताइए किधर आएगा? स्टेशनरी परचेज की, पैसा गया तो बाय स्टेशनरी। बिल्कुल सही है, बाय स्टेशनरी। और ये पैसा गया 20 नवंबर को, लेकिन स्टेशनरी का कितना अमाउंट गया? स्टेशनरी का कितना अमाउंट गया? 1100। कितना गया? 1100, 1100। फिर है कि रुक्मणी को हमने पेमेंट किया है, पेमेंट टू रुक्मणी इन कैश। रुक्मणी को पेमेंट किया, आया या गया पैसा? अमाउंट आया गया, तो किसी को हम चुकाएंगे तो ऑब्वियसली पैसा जाएगा ही जाएगा। तो जाएगा तो ये भी किधर आएगा? ये भी किधर आएगा? ये भी आपका अमाउंट आएगा सीआर साइड में। तो बाय रुक्मणी, बाय रुक्मणी। ये ट्रांजेक्शन किस दिन था? तो रुक्मणी को हमने 24 को पे किया था, 24 नवंबर को हमने पे किया है। किया कितना है पेमेंट वो भी देख लेते हैं। तो रुक्मणी को हमने पेमेंट किया 12,500 रुपीज, 12,500 रुपीज। हाँ आंसर बिल्कुल सही, पैसा गया था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कमल को हमने कैश में सेल किया है कि नकद में बेचा है? गुड सेल टू कमल इन कैश, और सेल किया तो पैसा आएगा आएगा। अगेन सेल्स अकाउंट। और किस दिन हमने कमल को गुड सेल किया था कैश में? तो वो ट्रांजेक्शन 27 नवंबर, 27 नवंबर, 27 नवंबर। अमाउंट जो हमने इसमें रिसीव किया है 18,200 रुपीज, 18,200 रुपीज। फिर और आगे चलते हैं। रेंट पेड किया है, मंथली रेंट पेड किया है। रेंट पेड करोगे तो फिर से क्या होगा? पैसा जाएगा जाएगा तो इधर आएगा रेंट अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा? तो पहली बात ये मैटर है 30 का, और अमाउंट है 2,500, 2,500, 30 नवंबर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सैलरी पे किए। अब रेंट भी एक्सपेंस था, सैलरी भी एक्सपेंस है, पैसा जाएगा ही जाएगा। तो ये भी किधर आएगा? बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 3,500। ये तो था 2,500 और ये 3,500। एंड लास्ट में क्या है? बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है, बताओ पैसा आया गया? बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो आप बताइए पैसा आया या गया? बैंक में अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया है, तो पैसा आया गया? गया। तो ये भी कितना आना चाहिए? बाय बैंक। और बैंक में कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया है वो हम चेक कर लेते हैं। बैंक में हमने डिपॉजिट कराया है 8,000 रुपीज। कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया है? हमने डिपॉजिट कराया है 8,000 रुपीज। तो यहां तक आई थिंक सबके समझ में आ गया है। तो में रिप्लाई में क्या सबके समझ में आ गया है? कंप्लीट आंसर लिखने की जरूरत नहीं होगी। यस है तो ओनली वाई लिख दिया करो, नो है तो ओनली एन। क्या ये कंसेप्ट, ये सारा जो कैश बुक था, सिंगल कॉलम कैश बुक थी, वो आपके समझ में आ गई है?
वेरी गुड। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमने लेजर में बैलेंस निकाला था, बैलेंसिंग फिगर निकाल के कैसे निकाला था वो यहाँ भी करना है। इसका टोटल अलग से करेंगे रफ में एक बार, इसका टोटल भी रफ में अलग से करेंगे, फिर दोनों का टोटल है उनमें तुलना करेंगे कि टोटल किसका ज्यादा है। फिर जिसका टोटल ज्यादा है उसमें से जिसका टोटल कम है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, और जिधर कम है उसी तरफ लिख देंगे किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। तो इस बैलेंस सीडी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों साइड का रफ में टोटल लगाओ और ये पता लगाओ किसका टोटल ज्यादा है और किसका कम है। जिस तरफ कम है उधर लिखना है बैलेंस सीडी, और कितना कम है वो आप डिफरेंस से कैलकुलेट करोगे, और जो टोटल लिखोगे तो कौन सा टोटल लिखोगे, जो ज्यादा होगा वो लिखोगे, क्योंकि फिर आपने बैलेंस लिखकर उसका टोटल लगा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम बात करें, इस क्वेश्चन में बात करें हम लोग, तो जो डिफरेंस आएगा वो इस तरफ आएगा 23,400, कितना आएगा 23,400, किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ बैलेंसिंग फी का जो मैंने कहा था वो लिखना है। अब यहाँ पे टोटल लिख दिया जाएगा, यहाँ पर टोटल लिख दिया जाएगा जो ज्यादा होगा, और टोटल कितना है 88,200, 88,200, 88,200। इस तरह से आज हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का टॉपिक